हेलो एवरीवन, मैं हूँ टीना प्रणव द स्टडी स्पॉट से और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में और वहाँ मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में एक ब्रीफली बताया था कि जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है उसके साथ साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंस भी बढ़ा है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, अब पहले तो जान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इसमें हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें कि उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम उनका एक्सचेंज करते हैं, उनकी ट्रेडिंग करते हैं या फिर बाय और सेल होते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट्स अपने डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ करके जब बाहर उनका एक्सचेंज चल रहा है तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, है ना, क्योंकि हर कंट्री सब कुछ बना नहीं सकती, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बनाया गया था, है ना। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, उसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। अब लोग एक दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, है ना, प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गया, चाहे जो भी हो गया, ठीक, दोनों चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चलता है। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इट रिफर्स टू द ट्रेड, यू कैन से एक्सचेंज और यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग चलती है गुड्स एंड सर्विसेज की बिटवीन डिफरेंट नेशंस और यू कैन से बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल, ऑन द ग्लोबल लेवल। ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन में बोल दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर एक डेफिनेशन मिल जाए। इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू द ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और बिटवीन डिफरेंट नेशंस ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारा जो ग्लोबल आउटपुट का शेयर होता है वो भी बढ़ता है ना। हमारा ट्रेड में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। ऑफकोर्स ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज अब आप साथ में सब ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरी कंट्रीज के साथ की नहीं कर रही है ना। ट्रेडिंग पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रहा है और जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप अगर ले लीजिए तो उसका प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री में चल रहा है। जैसे बुक्स हैं वो एक ही कंट्री में नहीं बन रही हैं, हर कंट्री बन रही है। कॉपीज एक ही कंट्री में नहीं बन रही, इतनी सारी कंट्रीज में बन रही हैं। तो जो हमारा जो ग्लोबल आउटपुट का शेयर होता है वो भी बढ़ता है, ये होता है। और अब दूसरी चीज़ ये हो गई, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि यहाँ पे जब से इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ है तब से जो आइडियाज़ है उनका एक्सचेंज होना शुरू हुआ है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एक्सचेंज चलने लगा ना। टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज हो रही है, कैपिटल एक्सचेंज हो रहा है, रॉ मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे लेबर हो गया वो उसका भी एक्सचेंज चल रहा है। सोशल इंटरैक्शंस लोगों का बढ़ रहा है ना। नेशंस में आपस में जो संबंध है वो भी बेटर होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। ये सब कई इंपॉर्टेंस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है लोगों के लिए। तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आप कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड का होता है ना। नेक्स्ट चीज़ हो गई, अगर आपको हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो जो कोई भी कंट्री होती है, ठीक है, उससे किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पे आउटपुट बनाया उसका, उसने अपने लोकल जो मार्केट है वहाँ पे उसका कंजम्पशन पूरा करवा दिया, ठीक है। उसके बाद भी जब उसके पास सरप्लस अमाउंट बचता है तो कंट्री के पास ये ऑप्शन होता है, वो चाहे तो उस अमाउंट को अब बाकी नेशंस के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ वो एक्सचेंज भी कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को वो ट्रेड भी कर सकती है ग्लोबल लेवल पे, है ना। इसको सिंपल मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दूँ तो व्हेन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट एक्सीड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन को एक्सीड कर जाता है, द कंट्रीज हैव द ऑप्शन, या फिर प्रोड्यूसर, जो कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि दैट दे कैन चूज टू ट्रेड द सरप्लस अमाउंट, जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचा अपने कंजम्पशन को पूरा करने के बाद, दे कैन ट्रेड द सरप्लस अमाउंट विद द अदर नेशंस और यू कैन से विद द अदर कंट्रीज। ठीक, अब इंटरनेशनल ट्रेड कोई रिसेंट चीज़ तो है नहीं, रीसेंट बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब हज़ारों सालों से चली आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। सिल्क रोड बनी, ठीक है, उसके बाद गोल्ड में एक्सचेंज हुआ प्रोडक्ट्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना। फिर गोल्ड को मेजर बना करके अब बाकी जो जब रुपी एंड ऑल एवरीथिंग करेंसी बनी, उसको गोल्ड को मेजर बना करके उसमें ट्रेडिंग शुरू हुई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। आपको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे देख लीजिए, देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड की नहीं मिला। इतना जब बर्बादी पूरी दुनिया में हो रखी थी, तब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में देख लीजिए, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, तब इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिला था, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में आपको देखने को मिला, जब इतना सब
तहलका मच गया था, तो कैसे कंट्रीज़ ने आपस में बनाया कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना, जिसको जो ज़रूरत होगी वो पहुंचाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा धीरे धीरे, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। और रीसेंट डेकेड्स में आप देख लीजिए तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक नए लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो, शूज़ भी आप ट्रेड करते हो, क्लोथ्स का ट्रेडिंग चलती है, यहाँ तक नोटबुक्स की ट्रेडिंग चलती है इंटरनेशनल लेवल पे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग चलती है। क्या ऐसा नहीं है जो ट्रेड जिनकी ना चल रही हो ट्रेडिंग, है ना। अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, जैसे इसमें आता है हमारा इंपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, और एंट्रीपोर्ट ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको हम री एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इंपोर्ट में क्या है, जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं बाहर के नेशन से, तो वो हमारा इंपोर्ट्स में आता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अदर नेशंस और कंट्रीज, इट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में क्या है, जब गुड्स और सर्विसेज को हम दूसरी कंट्रीज और नेशंस में अपने यहाँ के बनाए प्रोडक्ट्स को जब बाहर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमें बेच रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपोर्ट्स में आता है। हमने अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को बाहर दूसरे नेशन के साथ बेचा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा री एक्सपोर्ट में क्या होता है, जिसको हम एंट्रीपोर्ट ट्रेडिंग कहते हैं। एंट्रीपोर्ट ट्रेडिंग में है कि हमने एक नेशन से किसी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया, खरीदा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, फिर उस प्रोडक्ट को उठा करके हमने दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा री एक्सपोर्ट, या फिर इसको हम एंट्रीपोर्ट ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हो गए, इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया और री एक्सपोर्ट हो गया, एंट्रीपोर्ट ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ब्रीफली बता दे रही हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन ट्रेड में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो हम इतने सारे जो नेशंस हैं उनका आपस में कैसे ट्रेडिंग चल रही है, एक्सचेंज चल रही है गुड्स और सर्विसेज की, हम उसकी बात करते हैं। और जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड में क्या है, कैसे एक नेशन बाकी नेशंस के साथ ट्रेड कर रहा है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को वो एक्सचेंज कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वो फॉरेन ट्रेड में आता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। अब फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर हो गया हमारा फिजिकल डिस्टेंस। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वहाँ तक जाने के लिए। तो इससे पता चलता है कंट्रीज के बीच में इतना जो गैप है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। इंटरनेशनल ट्रेड में वो हम कवर करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में पहुंचाने का काम हो रहा है, या फिर दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट जब करें तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। दूसरी चीज़ हमारी हो गई डिफरेंस इन लैंग्वेज देखने को मिलता है। लैंग्वेज बैरियर होता है कि नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ जो हिंदी बोली जा रही है वहाँ पे नहीं बोली जा रही होगी, तो उसके लिए एक मीडियम बना दिया जाता है जिसके थ्रू दो प्रोड्यूसर्स जो हैं, दो कंट्रीज आपस में बात करती हैं कि कैसे मीडियम क्या होगा बात करने का, जिससे जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो बेटर वो समझ पाए एक दूसरे के साथ, है ना, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कस्टम्स में डिफरेंस होता है। कस्टम्स में कैसे डिफरेंस होता है कि जो उनके यहाँ अप्रोप्रिएट है हो सकता है हमारे यहाँ वो इनअप्रोप्रिएट हो, या फिर जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है उनके लिए इनअप्रोप्रिएट हो। तो ये डिफरेंस होता है। इसको भी इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे कवर करना है वो हम पढ़ते हैं। तो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये हो गया कि डिफरेंस इन कस्टम्स हो गया, है ना। नेक्स्ट हो गया करेंसी डिफरेंस होता है। ऑफकोर्स एक करेंसी हर कंट्री में तो चलती नहीं है, यहाँ पे रुपीज़ चलता है, हर कंट्री में रुपीज़ नहीं चलता है। तो अब नेशंस को जो जिनको आपस में ट्रेडिंग करनी है ना, एक्सचेंज करना है गुड्स और सर्विसेज का, उनको ये ध्यान रखना है कि एक ही करेंसी हर जगह यूज़ नहीं होती है। तो उसके लिए एक एक्सचेंज रेट बनाया जाता है कि जिसमें हम देखते हैं कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कैसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। वो एक्सचेंज रेट बनाया जाता है जिसपे मतलब बात होगी कैसे करेंसी एक्सचेंज होगी, ये होता है। हमारा नेक्स्ट होता है क्लाइमेट डिफरेंस। क्लाइमेट डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो दूसरा है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में अलग होगा। अगर हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो इसी कंडीशन में अच्छे से प्रिवेल करता है, तो अब उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना कि उनके यहाँ वो सेफली रहे चले, ये पे ध्यान रखना पड़ता है। या फिर बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं वो हमारे यहाँ अडेप्ट कर जाए हमारे क्लाइमेट को, ये सब चीज़ें भी इंटरनेशनल ट्रेड में देखनी पड़ती हैं। कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, कीन कंपटीशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ये हमको क्या देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक लेवल पे जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता है। जो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे यहाँ जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनको भी लगेगा ना कि अब यार कंज्यूमर्स के पास इतने ऑप्शन हो गए, वो कहीं से भी सामान खरीद सकता है, तो हमको अपने प्रोडक्ट्स में बेटरमेंट लाना पड़ेगा। और जो बाहर की जो कंट्रीज के साथ
कम्पीट कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेशर के लिए होता है कि नहीं होता है प्रेशर की, मतलब अब हम ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करें तो हमको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो बाहर के कस्टमर्स खरीदना पसंद करें, है ना। हमको ग्लोबल लेवल पे स्टैंड आउट करना है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। लार्ज स्केल ऑपरेशंस चलते हैं। क्यों चलते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशन? लार्ज स्केल ऑपरेशन इसलिए हो क्योंकि अब हम सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स को नहीं बना रहे हैं, हम उसको वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे उसका कंजम्पशन होगा तो उस हिसाब से हमारे पास उतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, उतना अमाउंट, उतनी क्वांटिटी, इसीलिए लार्ज स्केल ऑपरेशन चलता है। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, है ना, हर कंट्री में अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, लीगल प्रैक्टिसेस अलग अलग होते हैं। फॉरेन करेंसी कितनी रिलीज करनी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये सब हमारा इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस में आता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करें, क्यों लोग करते हैं, तो इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला प्रोडक्शन हो गया, दूसरा हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तीसरा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और चौथा हमारा होता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन पहला पॉइंट, प्रोडक्शन में क्या है कि हर कंट्री सब कुछ नहीं बना सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि हम सब कुछ नहीं बना सकते, हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरी कंट्रीज से अब हमको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा या फिर जो भी रिसोर्स की जरूरत होगी हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, या फिर जो दूसरी कंट्री के पास नहीं है अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट में है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये एक चीज होती है जो प्रोडक्शन में हमारी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है, वन ऑफ द रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सेकेंड हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से, रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, और हमारे पास लेबर है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में अवेलेबल होता है हर कंट्री में। तो अब इसको कैसे हम इस तरीके से यूटिलाइज करें कि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन इनका अच्छी तरह से हो, ये भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इसमें हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनका एलोकेशन अच्छे से होता है, वन ऑफ द रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, जो भी गुड्स कोई कंट्री प्रोड्यूस कर रही है तो वो ये कोशिश करती है कि उसका जो कॉस्ट लगा है उसको वो मिनिमम लगे, है ना। अब अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाने पे ध्यान देंगे ना जिसपे हमारा कॉस्ट कम लग रहा है, अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाने पे ध्यान देंगे जिसमें हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो हमारे लिए तो बेकार हो जाएगी सामान। तो अगर हमको उस प्रोडक्ट को बाहर से इम्पोर्ट कराने में ज़्यादा ईजी पड़ रहा है तो हम वो करेंगे, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान रखा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इसमें भी हेल्प करता है कि हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा वो, तो जिसमें हमको कॉस्ट कम पड़ेगी इंपोर्ट कराने में तो हम उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा देते हैं, है ना, ये होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया या फिर लेबर रिसोर्स हो गया, कैपिटल रिसोर्स हो गया, वो इतने अबंडेंस में पड़ा है, ठीक है। अब अगर उसको हम ऐसे ही पड़ा छोड़ देंगे तो वो सब बर्बाद हो जाएगा ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह जाएगा, चीज़ रखे रखे खराबी तो होती है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, फिर कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसको इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से हम इसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, जिससे उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है रिसोर्सेज का। तो ये होता है कुछ रीजन इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इन चीज़ों में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंपॉर्टेंस क्या इंटरनेशनल ट्रेड की, सबसे पहली बात है कि इतना जो हमारे पास एबंडेंस में रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, अब कंट्री के पास इतना एबंडेंस में रॉ मटेरियल पड़ा है तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो हमने रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, मार्केट एक्सपैंड हो रही है। मार्केट एक्सपैंड होगी क्योंकि अब सिर्फ जो प्रोडक्ट्स अभी तक डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं थे अब हम बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करा सकते हैं अपने यहाँ, और हमारे यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे एवोकाडो हो गया, हमारे यहाँ पहले नहीं था, अब बाहर से हम इंपोर्ट करा लेते हैं तो हमारे यहाँ भी ये लोग खाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई, पहला हो गया मार्केट एक्सपेंशन। दूसरा मैंने बताया एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द कंट्रीज। अब हर कंट्री को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से एक्सपोर्ट कर लेगी, सॉरी इंपोर्ट कर लेगी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, हर कंट्री में नई नई मतलब कंपनीज खुलती हैं तो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, लोगों के पास काम बढ़ रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तो हमारा अर्निंग्स हाई हो रही है, हाई अर्निंग्स लोगों को मिल रही है, लोगों के पास पैसा कमाने का जरिया बढ़ रहा है ना, ये हो गया। फिर बेटर प्रोडक्ट्स, अब जो कस्टमर्स हैं उनके पास चॉइस बढ़ गई है उनकी, है ना, तो वो अब चाहे तो उनको और बेटर प्रोडक्ट्स मिल देंगे मार्केट से। उनको अगर
ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा एक ब्रांड का तो वो दूसरी ब्रांड का खरीद सकते, हो सकता है उनको फॉरेन के ब्रांड ज़्यादा अच्छा लग गया तो वहाँ से खरीद लिया। तो ये अब मतलब अब कस्टमर्स के पास एक चॉइस बढ़ गई है लोगों के पास, ठीक है। तो इसीलिए बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, अब लोग जिसको चाहें वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कि नहीं बढ़ रहा है। अब कैसे है, अब जैसे हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो लेबर है, हम उसको उस फील्ड में, उस साइड में हम उसको शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे जहाँ पे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, जहाँ पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। हम लेबर को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, हम कैपिटल को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, हम उस तरफ उसको भेजेंगे। तो ये होता है हमारा, ठीक। अब लोगों की जब चॉइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, जब चॉइस लोगों की ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया है, ठीक है। अब लोगों के पास बेटर प्रोडक्ट्स हैं, बेटर ऑप्शंस हैं, है ना, इतने चॉइसेस हैं, तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए बढ़ता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रोड्यूसर्स को लगेगा ना कि अगर हम अच्छा सामान नहीं बनाएंगे बेटर क्वालिटी में तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग बाहर से सब मंगाते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, धंधा नहीं चलेगा। इसलिए उनके ऊपर भी एक प्रेशर आता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए भी कंपटीशन होता है। तो क्या क्या हो गया हमारा, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हो गया, एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द कंट्रीज हो गया, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, हायर अर्निंग्स हो गई, बेटर प्रोडक्ट्स हो गए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया हमारा, और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए जो कंपटीशन बढ़ा वो हो गया। तो ये सब हमारा इसमें आता है, ठीक है। अब होता है कि देखिए, अब ऐसा है कि कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ पर रिलाय ज़्यादा करोगे, है ना। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएंगे जो आप बनाओगे नहीं, फिर कभी कोशिश ही नहीं करोगे बनाने का, आप फॉरेन कंट्रीज़ पे रिलाय करोगे, अरे वहाँ सामान आ तो रहा है, क्यों बनाए यार, बन रहा है, ये होता है। इससे क्या होता है कि जो सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, जब वॉर का टाइम आता है तो बहुत कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है जो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहती हैं। तो ऐसे टाइम में उनके लिए खतरा ये है कि अगर वो दूसरी कंट्रीज़ में डिपेंडेंट रहेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो दे शुड नॉट रिलाय फुल्ली ऑन अदर कंट्रीज, दे शुड try to make a substitute in their countries as well so that they can face the hardships during the war times. नेक्स्ट हो गया पॉलिटिकल डिपेंडेंस, बहुत होता है। पॉलिटिकल डिपेंडेंस कैसे होता है, जैसे अब आप किसी बाहर की कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड करोगे ट्रेड को लेकर के तो स्लेवरी बढ़ती है। वन ऑफ द एग्जांपल आप देख लीजिए, ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में आए थे, किस पर्पज से आए थे, सोचे थे ट्रेड करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को देखा कैसे यहाँ पे सब चलता है, फिर उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, है ना, और इतने टाइम तक रूल किया इंडिया में। तो ये एक रिस्क रहता है, इसलिए होता है। लैंग्वेज बैरियर रहता है ना, कभी कभी डर लगता है लोगों को कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हो सकता है कंट्री में जो हम नहीं चाहते थे, जो ऐसे कुछ ड्रग्स हो सकते हैं जो मतलब लीगल ना हो, जो जेन्युइन ना हो, है ना। तो इन सब का भी खतरा रहता है। और इसके अलावा हाँ, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ के जो कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स को कॉम्पीट ना कर पाए, तो शट डाउन हो जाती हैं कंपनीज, है ना। प्रोडक्ट्स शट डाउन हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उनके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन हो गया, क्योंकि पहले तो सोचा गया कि इतने सारा नेचुरल रिसोर्स है, सबको यूज़ करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन अब उसका यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उसका सब्स्टिट्यूट निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। तो ये था आज के बारे में कुछ हमने पढ़ा जो इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।